हेलो गाइस, पिछले अध्याय में हमने देखा था कि पत्थरों, पाषाणों और धातुओं, मेटल्स के बने औजारों के आधार पर हमने युगों का वर्गीकरण किया था। इस युगों के वर्गीकरण में जितने भी युग थे, जैसे कि पुरापाषाण युग, मध्य पाषाण युग, नवपाषाण युग, उसके बाद ताम्रपाषाण युग, फिर आपका ब्रोंज एज आ गया, मतलब कांस्य युग। ऐसे तो हमने इसमें ये देखा कि कैसे पत्थरों के बने औजारों से शुरुआत होते होते धीरे धीरे टेक्नोलॉजिकल टूल्स में डेवलपमेंट आता गया और जीवन को और सरलता मिलती गई। लोगों ने अपने जीने के तरीके, कृषि में उसको उपयोग में लाना, बहुत सारी चीज़ें धीरे धीरे करते गए। तो इस तरह से इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं कि देखते हैं कि पाषाण युग का जो मध्य नव पाषाण युग था, सही मायने में वहाँ से जीवन का जो है अच्छा आरंभ शुरू होता है। उसके 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 कई साक्ष्य भी हमें अपने भारत में मिलते हैं, भारत के कई जगहों पर मिलते हैं। तो उससे पहले मैं बता दूं कि ताम्र पाषाण युग जो आपका मध्य पाषाण युग के अंतर्गत आता है, या उससे उससे बाद ही कहें तो ताम्र पाषाण युग ब्रॉडली देखा जाए, टेक्निकली अगर कहें तो ताम्र पाषाण युग ब्रोंज एज से पहले का है, यानी कांस्य युग से पहले का ताम्र पाषाण युग है। क्यों? क्योंकि वहाँ तांबे और पत्थरों से बने औजार दोनों ही पाए जाते हैं और वो प्रिमिटिव खेती के तरीकों में भी उस समय यूज़ होता था। विश्व भर में ऐसा देखा गया, लेकिन भारत के केस में थोड़ा सा पलट है। भारत में यहाँ ताम्र पाषाण युग कांस्य युग के बाद पाए जाते हैं, उसके अवशेष कांस्य युग के बाद के पीरियड में उसके अवशेष पाए जाते हैं। इसमें अगर ताम्र पाषाण युग देखें तो ये एक ग्रामीण सभ्यता थी, और जो आपका कांस्य युग था वो तो नगरीय सभ्यता थी। कांस्य युग मतलब हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता जो भी थी वो नगरीय सभ्यता थी, उसके बारे में हम देखेंगे अभी। लेकिन ताम्र पाषाण युग के जो अवशेष अपने भारत में पाए गए हैं उनमें बहुत सारी जगहों पे चावल की खेती, धान के अवशेष पाए गए हैं। आपका कोल लहुरा देव संत कबीर नगर उत्तर प्रदेश में स्थित है। वहाँ 8000 साल पुराने चावल के अवशेष मिले हैं। इलाहाबाद के कोल डिहवा से आपको धान के अवशेष मिले हैं। ये सब प्राचीनतम धान के अवशेष कृषि के, इससे पता चलता है कि कृषि वहाँ पे धान की खेती होती थी। और कई सारे औजार मिले हैं, जैसे कुल्हाड़ी मिली है आसाम के गुवाहाटी से, आपको आदिम कुल्हाड़ी, बहुत पुराने टाइम की एक कुल्हाड़ी मिली है। और पशु पालन के भी बहुत सारे अवशेष मिले हैं कई क्षेत्रों से। और पशुओं में एक कुत्ता भी लोग उसको डोमेस्टिकेट किया था, डॉग को भी। तो जो मालिक के साथ कुत्ते को दफनाने की भी कई जगह पे मिली है, जैसे बुरजोम में, कश्मीर में मृत हो जाता था तो उसके कुत्ते को भी उसके साथ दफना दिया जाता था। कई जगह पे कलश के अंदर जो है शव को दफनाने की, बड़े कलश के अंदर शव के टुकड़ों को दफनाने की परंपरा थी। और गेहूं के भी अवशेष मिले हैं, जौ के अवशेष मिले हैं खेती के। तो 3 प्रकार की गेहूं, 2 प्रकार के जौ, ये सब बलूचिस्तान और पाकिस्तान का जो बलूचिस्तान वाला एरिया है वहाँ पे जो है मेहरगढ़ एक जगह है, वहाँ से ये अवशेष मिले हैं, गेहूं और जौ के खेती के अवशेष हैं। और इस तरह से, और इसी एज में, इसी समय पे, यानी नवपाषाण युग के टाइम पे ही पहिए का आविष्कार हुआ है। खेती का आविष्कार, पहिए का आविष्कार, ये नई उन्नति थी जीवन में मनुष्यों के लिए, और इससे इनका विस्तार, डेवलपमेंट, ग्रोथ होता गया। ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट फेज़ था। इसमें आपको यहीं से शुरुआत होती है कि तांबे की खोज होती है। फिर ताम्र पाषाण युग में हम चले जाते हैं, उसके भी अवशेष भारत में कई जगह पे मिलते हैं। हम ताम्र पाषाण युग में आते हैं। ताम्र पाषाण युग में क्या हुआ था? इससे पहले नव पाषाण युग में आपने देखा था कि कैसे कैसे
छोटी मोटी चीज़ें खोजी गई थी। यहाँ ताम्र पाषाण युग में देखते हैं आपकी तांबे को औजार में अच्छे से यूज़ किया जा रहा है, और पाषाण के साथ भी पाषाण के कई सारे मतलब स्टोन के टूल्स बहुत सारे हैं, उनके साथ तांबे के भी टूल्स हैं, तो इसलिए इसको ताम्र पाषाण युग बोलते हैं। ये एक्चुअली ग्रामीण सभ्यता थी, और ग्रामीण सभ्यता की विश्व में पहली शुरुआत थी ये ताम्र पाषाण युग। तो इसके बाद जो सभ्यता है वो शहरी सभ्यता हुई, और अगर देखा जाए तो भारत के केस में सबसे पहले शहरी सभ्यता आई जो कि आपकी सिंधु घाटी सभ्यता थी। उसके बाद के काल में आप फिर से वापस ताम्र पाषाण युग देखते हैं, उसमें फिर से ग्रामीण सभ्यता आती है। फिर आगे चल के आर्य आते हैं, तो पशुचारण समाज हो जाता है, और इस तरह से आगे होता है। तो हम इसमें ताम्र पाषाण युग में देखते हैं कि यहाँ पहले तो ग्रामीण सभ्यता थी, इसमें मिट्टी के बर्तन बहुत सारे पाए गए। मिट्टी के बर्तन पहले भी थे, लेकिन यहाँ पे मिट्टी की मूर्तियाँ भी पाई गई, और मातृ देवी की मूर्तियाँ, मिट्टी की नग्न मूर्तियाँ जिनकी पूजा होती थी। और ये यहीं भारत में ही नहीं, विश्व के कई जगह पे ताम्रपाषाण युगीन संस्कृति के ताम्रपाषाण युगीन संस्कृति के अवशेष मिलते हैं। जैसे ईरान हो गया, इराक, दजला फरात नदियों के किनारे, अमूमन सभी नदियों के ही किनारे जो भी सभ्यताएं बसी शुरुआत में वो ऐसी ही थी। तो दजला फरात नदियां जो थी वो इराक में, और फिर आपका इधर चीन में, और भारत में, और भारत में देखा जाए तो पंजाब और सिंध का क्षेत्र, और इस तरह से कई जगह पे यहाँ पे आपका तो जो आगे चल के मेसोपोटामिया बनी वो दजला फरात के एरिया में, जो इस तरह के कई सारे ताम्र युगीन संस्कृतियाँ जो हैं डेवलप हुई। इसमें अगर आप देखें तो एक शव को दफनाने के कई सारे तरीके थे। इसमें एक आंशिक समाधान था और एक पूर्ण समाधान था। आंशिक मतलब उसका बचा कुचा पार्ट, यानी कोई मृतक है उसकी लाश को खुले में छोड़ दिया जाता था, पशु पक्षी उसको खा लेते थे, उसके मांस को खा लेते थे। जो बचा कुचा टुकड़ा था हड्डियों का, उसको फिर ये दफनाते थे, या तो कलश में रख के या वैसे ही कब्रिस्तान में दफना देते थे। ये आंशिक समाधान था। पूर्ण समाधान ये होता था कि मरने के बाद उसको जैसे आप दफनाते हैं वैसे दफनाते थे। उसमें भी एक दिशा का थोड़ा सा ये रहता था कि पूर्व से पश्चिम की ओर या तो उत्तर से दक्षिण की ओर की दिशा में उसको दफनाते थे पूर्ण समाधान में। एक पूर्ण समाधान में और एक था कि बच्चों को जो दफनाते थे, जैसे मृत कोई बच्चा हो जाता था तो उसको दफनाने के लिए बड़े बड़े घड़ों का इस्तेमाल होता था। उन घड़ों में उसको रख के उसके अवशेष और फिर उसके बाद उसको दफनाया जाता था। इस तरह के अवशेष ताम्रपाषाण युग में मिलते हैं। बेसिकली ये ग्रामीण सभ्यता थी। इसके बाद आपकी जो ताम्रपाषाण के बाद देखते हैं तो आप पाएंगे कि सिंधु घाटी की सभ्यता जो थी वो नगरी सभ्यता थी। किसी भी साक्ष्य को मिलने के बाद हम उसका काल निर्धारण करते हैं। उसमें हम पता लगाते हैं कि वो किस एज का है और वो एक्चुअली किस सिविलाइजेशन से, किस संस्कृति से रिलेटेड है। तो ये हम बहुत सारे अवशेषों का कार्बन डेटिंग या यूरेनियम डेटिंग की मदद से करते हैं। तो ये साइंटिफिक तरीका है, इसीलिए हम जान पाते हैं कि सही सटीक तरीके से कि ये कहाँ पे एक्चुअली ये पाया। इसीलिए हम ये निर्धारित कर पाए कि नगरी सभ्यता कब की है, उसके बाद कौन सी सभ्यता आई। तो आर्य पहले आए या सिंधु घाटी की सभ्यता पहले की है, या मेहरगढ़ के टाइम की जो नवपाषाण युग की संस्कृति थी वो पहले की थी या बाद की थी। तो इस तरह का काल निर्धारण हम इसलिए कर पाते हैं क्योंकि हमारे पास उन्नत तकनीक है, वैज्ञानिक विधि है पता लगाने की। तो उनमें से दो विधियां बड़ी महत्वपूर्ण हैं, कार्बन 14 डेटिंग यानी कार्बन डेटिंग उसको बोला जाए, और यूरेनियम डेटिंग। कार्बन डेटिंग जो होता है वो कम समय अल्प, लगभग 50,000 तक के काल पीछे के टाइम तक का हम उसमें काल निर्धारण कर सकते हैं। लेकिन उसके
और पहले का अगर देखा जाए कि लाखों वर्ष पूर्व का अगर देखना हो तो हम यूरेनियम डेटिंग का इस्तेमाल करते हैं। फ़िलहाल हम इसमें कार्बन डेटिंग का जिक्र करेंगे कि कार्बन डेटिंग होता क्या है। कार्बन डेटिंग ये चीज़ है कि आपने जो जीव जंतु जितने भी हैं, एनिमल्स एंड प्लांट्स, सभी पूरी लाइफ टाइम में कार्बन 14 और कार्बन 12, जो कार्बन 12 सामान्य है, कार्बन 14 एक रेडियो एक्टिव उसी का काउंटर पार्ट है। तो कार्बन 14 और 12 दोनों ही समान अनुपात में, इक्वल प्रोपोर्शन में हमारी बॉडी में आता रहता है। तो कार्बन 14 जितना आता है उतना हमारी बॉडी से निकलता भी रहता है और वो रेडियो एक्टिविटी के थ्रू इसका क्षय होता रहता है। लेकिन अगर देखा जाए तो जब तक जीव या कोई भी प्लांट या एनिमल जीवित रहता है, जब तक लाइव रहेगा तब तक वो अपना अनुपात बरकरार रखता है। मतलब उसके जो प्रपोर्शन है कार्बन 12 और कार्बन 14 का, वो इक्वल रहेगा, लगभग प्रोपोर्शनली इक्वल रहेगा। लेकिन जैसे ही उसकी डेथ होती है, उसके बाद उस मृत शरीर के अंदर से धीरे धीरे कार्बन 14 का उत्सर्जन होता जाएगा, लेकिन कार्बन 12 बना रहेगा उतना ही। तो कार्बन 12 नहीं जाएगा, लेकिन 14 रेडियो एक्टिव होने के कारण धीरे धीरे उसकी हाफ लाइफ का कॉन्सेप्ट होता है कि एक निश्चित समय तक उसकी आधी जो है अमाउंट वो निकल जाएगी। तो ये धीरे धीरे कम होता है। तो उसी के अनुसार हम समय का पता लगा लेते हैं कि ये कितना कम हुआ। तो ऐसे हम काल निर्धारण इसमें करते हैं। और ज़्यादा लंबे समय तक का करना हो, देखिए 5-5.5 साल तक का निर्धारण बड़े आसानी से इसमें हो जाता है। बहुत ज़्यादा लंबे 50,000 से पुराने समय का निर्धारण करना हो तो हम यूरेनियम डेटिंग का सहारा लेते हैं। तो ये था कुछ वैज्ञानिक पद्धति जिसके थ्रू हम काल निर्धारण करते हैं और हम एज डिटरमाइन करते हैं किसी भी साक्ष्य का। तो अगर हम सिंधु घाटी की सभ्यता में जाएं तो ताम्र पाषाण युग के बाद हम देखते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता सबसे बड़ा इसमें ये था कि ये पहली नगरीय सभ्यता थी। तो ये नगरीय क्रांति कहलाई, क्योंकि ये पहली बार नगर का इसमें लक्षण दिखा। पूरा एक नगर के सभी लक्षण थे इसमें। और इसके कई सारे नाम जो हैं, सिनोनिम्स आप या कह लें कि सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा संस्कृति या फिर प्रथम नगरीय सभ्यता और कांस्य युगीन सभ्यता, इतने सारे इसके नाम हैं। सबका अलग अलग रीज़न है। हड़प्पा संस्कृति इसको इसलिए कहते हैं कि हड़प्पा पहला जो है अन्वेषण वहीं हुआ था, वहीं पता चला था कि ये सभ्यता कोई है यहाँ पर, पुरानी सभ्यता। तो ये हड़प्पा इसलिए नाम इसका पड़ा। सिंधु घाटी सभ्यता इसलिए कहा गया क्योंकि सिंधु नदी के किनारे बसी हुई ये सभ्यता थी। उसके आसपास के क्षेत्रों में, तो सप्त सैंधव प्रदेश बोलते हैं, उसमें ये बसी हुई सभ्यता थी। सिंधु और उसके सहायक नदियों के किनारे बसी सभ्यता थी। और कांस्य युगीन सभ्यता इसलिए बोलते हैं कि यहाँ पर तांबा और टिन को मिलाकर एक एलॉय बना, वो जो कि ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और ड्यूरेबल था। उसका इस्तेमाल औजारों में हुआ, खेती में हुआ, बहुत सारी चीज़ों में उसका इस्तेमाल हुआ। तो उससे क्या है, क्रांति आई। तो उत्पादन में भी और कृषि अधिशेष काफ़ी, मतलब इसमें इकोनॉमिकली प्रोलिफर हुआ। तो इसलिए इसको नगरीय सभ्यता और कांस्य युगीन सभ्यता भी बोलते हैं। तो ये इसके विभिन्न नाम थे। लेकिन अगर देखा जाए तो सबसे पहले इसकी जो खोज थी वो ये था कि भारत में उपनिवेशवाद के समय जब अंग्रेज़ यहाँ थे, तो ब्रिटिश पीरियड में 1826 में 1826 में चार्ल्स मैसन नाम के व्यक्ति ने हड़प्पा की जो है खोज की थी। उसने बताया था कि यहाँ पर कोई पुरानी सभ्यता है। हालांकि वहाँ उस समय उसको फिर नहीं उतना देखा गया। बाद के काल में
जॉन मार्शल और दयाराम साहनी जो 1921 में उन्होंने हड़प्पा सभ्यता की खोज की, और फिर आगे चल के मोहनजोदाड़ो भी खोजा गया 1922 में दयाराम साहनी की मदद से, राखाल दास बनर्जी की मदद से। तो इन्होंने इस तरह से शुरुआत की। जो जॉन मार्शल थे वो भारतीय पुरातत्व विभाग के जो डायरेक्टर थे, पहले महानिदेशक थे। और इस पुरातत्व विभाग की जो शुरुआत की थी ये अलेक्जेंडर कनिंघम ने की थी, और ये लॉर्ड कर्जन के काल में लॉर्ड कर्जन की मदद से इसका शुभारंभ हो पाया। तो ये छोटा सा इंट्रोडक्शन था कि सभ्यता का नाम कैसे पड़ा और किसने खोजा, कैसे, कब का टाइम पीरियड है ये। अब अगर देखा जाए कि इसका कालखंड क्या था, तो सिंधु घाटी सभ्यता का कालखंड जो है वो आपका 2500 से 2500 BC के अराउंड का है। तो उसके बारे में हम थोड़ा सा अभी डिटेल देखेंगे। लगभग 1000 साल तक ये सिंधु घाटी सभ्यता फली फूली, करीब 2500 से लेके 1500, लेकिन अगर 2350 और 1750 की भी डेट्स कही जाती हैं तो ये थोड़ा सा वेरी है, लेकिन कमोबेश 1000 साल का ये पूरा सिंधु घाटी सभ्यता का इतिहास रहा है। इसमें जो लोग रहते थे उनके पलायन की भी एक ये सभ्यता लुप्त क्यों हो गई, ये एक बड़ा प्रश्न है जिसका अभी तक सही सटीक उत्तर नहीं मिला है। लेकिन अनुमान ये लगाया जाता है कि उनके या तो पलायन कर गए वहाँ से किसी सिंधु नदी के जो बांध था पूर्वी, और उसके टूट जाने की वजह से पानी का बहाव अंदर आ गया और दुर्ग में सारे वो हो गए। तो ये भी एक रीज़न है। एक और रीज़न बताया जाता है कि आर्यों ने जब आक्रमण किया, मध्य सेंट्रल एशिया से आए थे, मध्य एशिया से, तो उन्होंने इनको आक्रमण किया और फिर हटा दिया। लेकिन ये कहीं हद तक ये थोड़ा सा ये लगता है कि ये आक्रमण एक बार ही में नहीं, कई बार में हुआ है, जिसकी वजह से धीरे धीरे ये सभ्यता ये यहाँ से विलुप्त हो गई है। और भी कई कारण हो सकते हैं, लेकिन कुल मिलाकर ये एक बहुत ही प्रभावशाली नगरीय सभ्यता थी, जिसमें एकदम वैज्ञानिक ढंग से नगरों का विकास हुआ, और इन्होंने अपने आप को एकदम प्रोलिफर इकोनॉमिक सिविलाइजेशन की तरह स्टैब्लिश किया हुआ था। अच्छा, अगर इसमें जो नगर के विकास की बात कहें तो इसमें टीलों पर बसे थे और दुर्गीकृत किया जाता था, उसको फोर्टिफाई किया जाता था जो भी जगह थे। और उसमें डिवीज़न ये था कि लोअर डिवीज़न, मिडिल और हायर करके थे। तो इनके थोड़े से इनमें ये था कि जो पक्की ईंटें, अमूमन सभी जगह पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया है। एक बड़ा विशाल स्नानागार, यानी वहाँ पे स्नान करने का पानी का बहुत बड़ा स्टोरेज है, जो बताता है कि धार्मिक कर्मकांड से रिलेटेड, जैसे यहाँ पे अभी आगे चल के कुंड देखे जाते हैं कई जगहों पे, उस तरह का विशाल स्नानागार था जो मोहनजोदाड़ो में पाया गया। उनमें वो पक्की ईंटों का बना था। पक्की ईंटें अगर देखा जाए तो उसका अनुपात जो इनके ईंटों का था वो 4:2:1 के अनुपात में था। तो ये जो ईंटों के जो निर्माण की वो थी, वो सिर्फ एक ही तरह का ईंट नहीं, कई तरह के ईंट प्रयोग होते थे। जैसे एल शेप के ईंट भी होते थे मकान के किनारों के लिए या गलियों के लिए, नालियों के लिए, उनके लिए भी एल शेप के ईंट प्रयोग होते थे। सामान्य ईंटें भी होती थी, कच्ची ईंटों का भी प्रयोग होता था। पक्की ईंटें जो है बड़ी संरचना, बड़े मकान, रक्षा दीवार, ये सब बनाने के लिए होते थे। और जबकि कच्ची ईंटें दुर्ग को क्या कहते हैं, फोर्टिफाई करने के लिए और बहुत बड़े विशाल भवन बनाने होते हैं, तो वहाँ पक्की ईंटें लगाते थे। फन्नीदार ईंटें
और कुछ अलंकृत ईंटें भी पाई गई हैं। जैसे आपका एक कालीबंगा है, वहाँ कालीबंगा एक स्थान है, वहाँ पे आपका कुछ अलंकृत यानी उस पर कुछ चित्रकारी की गई ऐसी ईंटें भी पाई गई हैं। तो ये कुछ वास्तुकला में अगर देखा जाए तो इनका ग्रिड सिस्टम से पूरे जो टाउन प्लानिंग होती थी, शतरंज के जो आप बिसात देखते हैं उसमें चौकोर चौकोर, उस तरह की प्लानिंग कुछ थी यहाँ भवनों की। और इनमें जो सड़कें थीं वो नालियाँ, सड़कों के किनारे नालियाँ होती थी और मुख्य सड़क पे घर के दरवाजे नहीं खुल के सेकंड सबवे पे जो गली, जो सड़क से गली जाती है, उनमें दरवाजे खुलते थे। तो बड़ी अच्छी तरह की प्लानिंग होती थी। एक ही घर में रसोई भी होती थी, कमरे भी, और फिर उसमें कहीं कहीं बाथरूम भी होते थे। तो डिफरेंट टाइप्स के मकान भी होते थे। तो इस तरह से आंगन की व्यवस्था भी होती थी इसमें। तो ये वास्तुकला में इस तरह से काफ़ी अच्छे लेवल पे इनका था। एक अगर देखा जाए कृषि में इनका क्या कैसा था, तो ये कृषि पशुचारण ना बोल के इसे कृषि समाज बोले। कृषक मतलब नगरीय समाज था, लेकिन इसमें कृषि का बहुत दायित्व इसमें वो होता था, क्योंकि अधिशेष इनके पास बहुत बचता था कृषि का, और ये व्यापार में इसका बहुत यूज़ करते थे। सबसे प्रमुख फसल जो थी वो कपास उगाते थे। कपास आपका कपड़े बनाने में, वस्त्र के बनाने में यूज़ होता था, बहुत सारी चीज़ों में। तो कपास का ये निर्यात भी करते थे अलग अलग सभ्यताओं में। जैसे मेसोपोटामिया, इराक की जो सभ्यता थी, उसमें भी ये कपास भेजा करते थे, वहाँ से कुछ सामग्री लेते थे, तो आदान प्रदान होता था। तो इकोनॉमी में अगर देखा जाए तो इनका बार्टर सिस्टम था, यानी ये कोई मुद्रा का प्रचलन उस टाइम पे नहीं था, मुद्रा था ही नहीं। तो बार्टर सिस्टम यानी गुड्स का एक्सचेंज होता था, सामान आपस में आदान प्रदान करते थे। और कृषि में ये धान की मतलब चावल की खेती के बहुत जगह से साक्ष्य मिले हैं। चावल की खेती काफ़ी उन्नत थी इनकी। इनके यहाँ पे जो हल जोते जाते हैं, हल का भी एक हल का ऐसे तो अवशेष नहीं मिला है, लेकिन हल के जो हैं खिलौने मिले हैं मिट्टी के, हल का, टेराकोटा के। और इससे ये पता चलता है कि ये हल से काफ़ी भली भांति परिचित थे। पहियों का जो इनके यहाँ पहिया गाड़ी जो होती थी वो भी थे, क्योंकि पहियों का आविष्कार पहले ही हो चुका था। और अगर देखा जाए तो ये गन्ने से परिचित नहीं थे, गन्ने की खेती नहीं जानते थे ये लोग। और शेर इनके यहाँ जो शेर नहीं था, और हाथी और घोड़ा पालने का कोई मतलब इनके हाथी और घोड़े के डोमेस्टिकेशन का कोई प्रमाण, कोई साक्ष्य नहीं मिलता है, लेकिन हाँ कहीं कहीं इसके अवशेष मिल जाते हैं। तो ये इनके यहाँ पे ऐसे था। अब अगर इनकी पशुपालन के अलावा अगर इनकी मूर्तियाँ देखी जाएं, तो इसमें एक पुरोहित राजा की मूर्ति पाई गई है, जिसने एक तरह से शॉल ओढ़ा हुआ है। जो बायां तरफ से शॉल ओढ़ा हुआ है और दाईं तरफ खुला हुआ शॉल है। तो ये है, उसकी दाढ़ी है लेकिन उसकी मूंछ नहीं है। तो इस तरह से वो थोड़ा सा, और आंखें उसकी थोड़ी खुली हैं और नाक के टिप पे उसकी नज़र है। तो कुछ इस तरह की मूर्ति एक पाई गई है जो मिट्टी की बनी हुई है। और ये एक मोहनजोदाड़ो की खुदाई में प्राप्त हुई है। ये पुरोहित की मूर्ति बताई जाती है, और पुरोहित उस टाइम पे हो सकता है वहाँ का राजा भी हो सकता है। तो ये एक है। आधुनिक इराक जो है, प्राचीन में उसे मेसोपोटामिया कहा जाता है। वो जो है दो नदियों दजला और फरात के बीच के स्पेस में ये एक और नगरी संस्कृति एग्जिस्टेंस में आई। ये जो मेसोपोटामिया सभ्यता थी,
ये लगभग लगभग अपने सिंधु सभ्यता से बहुत कुछ मिलती जुलती थी, और इनका जो ट्रेड व्यापार था वो भी इनसे हुआ करता था। तो दोनों में जो ईंटों का प्रयोग भवन, गलियां और सब कुछ बनाने में, कच्ची पक्की ईंटें बनाने में यूज़ होता था। लेकिन सिंधु सभ्यता में मेनली पक्की ईंटों का प्रयोग ज़्यादा हुआ है, जबकि आपकी इस मेसोपोटामिया में कच्ची ईंटों का प्रयोग अधिक हुआ है। और जो इसमें एक थोड़ा सा डिफरेंस ये था कि जो इनकी लिपि भाषा थी, हालांकि देखिए सिंधु सभ्यता की भाषा को अभी तक डिकोड नहीं किया जा सका है, इसलिए अक्सर ये प्रश्न बनता है कि ये सिंधु सभ्यता का पता हमें कैसे लगता है कि अभिलेखों से। तो अभिलेखों से नहीं, कई ऑप्शन होते हैं, तो अभिलेख से नहीं पता लगता, बल्कि हमें सिंधु सभ्यता का पता और भी अवशेषों से पता लगता है, जो अवशेष पाए जाते हैं उनसे। और जो आपका जो लिपि है इनकी, तो इनकी लिपि में चित्रात्मक सांकेतिक लिपि ज़्यादा है, जबकि सुमेर वाले में थोड़ी नुकीली टाइप की लिपि है, कील नुमा लिपि है। और सुमेरी सभ्यता की लिपि में जो है 900 करीब के अक्षर हैं, चिन्ह हैं, और हमारे में 400 चिन्ह हैं। तो इस तरह के कई सारे वो हैं, लेकिन अभी तक डिकोड नहीं किया जा सका है इस लिपि को। और देखा जाए तो प्राचीन सभ्यताओं में ये मेसोपोटामिया और सिंधु सभ्यता आपस में काफ़ी आदान प्रदान एक्सचेंज करते थे। सिंधु सभ्यता के जो नगर थे वो सभी लगभग सब मुख्य नदियों के पास ही बसे हुए थे। मोहनजोदाड़ो सिंधु नदी के किनारे, हड़प्पा रावी नदी के किनारे, लोथल भोगवा नदी के किनारे, कालीबंगा घग्गर बनावली जो है सरस्वती के किनारे, रोपड़ सतलज के किनारे, इस तरह से कई सारे नगर, सुरकोतड़ा सरस्वती के किनारे, मांडा चेनाब के किनारे आप पाते हैं। और आलमगीरपुर जो कि आपका सबसे पूर्वी छोर था सभ्यता का, जो मेरठ के आसपास है, आलमगीरपुर, वो आपका हिंडन नदी के किनारे था। राखीगढ़ी घग्गर नदी के किनारे, इस तरह से नदियों के किनारे ही ये सभ्यता बसी। एक बड़ा कारण इस चीज़ का ये था कि कृषि करने के लिए जल संसाधन की बड़ी आवश्यकता होती है। वाटर रिसोर्स इज़ एक्सट्रीमली यूजफुल in farming, in agriculture, so the reason being, और ये कृषि सिंधु सभ्यता के कुछ नगरों के बारे में हम जान लेते हैं, जैसे रोपड़, कालीबंगा, हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो और चन्नूदाड़ो, इस तरह के नगरों के बारे में थोड़ा डिटेल हम देखते हैं। रोपड़ का अगर देखा जाए तो वो सतलज नदी के तट पर स्थित था। इसमें ख़ास चीज़ ये पाई गई थी कि मनुष्य के साथ पालतू कुत्ते को भी दफनाया गया था, तो रोपड़ में ये बड़ा इम्पोर्टेंट चीज़ था। हड़प्पा में अगर देखा जाए तो कई चीज़ें यहाँ कब्रिस्तान से रिलेटेड चीज़ें मिली हैं, लेकिन अगर सबसे मुख्य चीज़ देखा जाए तो एक स्त्री की मूर्ति पाई गई है जिसके गर्भ से एक पौधा निकल रहा है। तो ये एक मातृ देवी की मूर्ति कही जा रही है। और एक कांसे का बैलगाड़ी प्राप्त हुआ है, कांसे की जो बैलगाड़ी होती है वो प्राप्त हुई है, तो एक समझे उसको खिलौना ही है, तो वो प्राप्त हुआ है। ये है हड़प्पा का। और बनावली में अगर देखा जाए तो मकानों में इसमें एक चीज़ है कि अग्नि जो वेदिकाएं हैं वो पाई गई हैं, मतलब आग जलाने की जो है वो। और दूसरा कि यहाँ जल निकासी का बड़ा अभाव है, मतलब सिंधु सभ्यता के लगभग सभी जगहों पे जल निकासी की अच्छी व्यवस्था है, लेकिन बनावली में ये नहीं पाई जाती है। और कालीबंगा में देखा जाए तो कालीबंगा का नाम का अर्थ पहले ये समझ लीजिए कि इसका नाम का अर्थ है काले रंग की चूड़ियाँ, काले रंग की चूड़ियाँ कालीबंगा। और घग्गर नदी के किनारे ये शहर बसा हुआ था।
यहाँ पर भूकंप के सबसे प्राचीनतम साक्ष्य पाए गए हैं। यहाँ भूकंप आया होगा कभी, उसके साक्ष्य पाए गए हैं। और जुते हुए खेत के प्रमाण भी मिले हैं। तो लिंग और योनि का मिट्टी का एक वो प्रतीक या खिलौना कह लें, उस तरह का मिला हुआ है, जो शिव और पार्वती का उस तरह का या पशुपति के टाइम का वो चीज़ दिखाता है। तो ये एक शैविक पूजा का थोड़ा सा इससे संकेत मिलता है कालीबंगा से। मोहनजोदड़ो में देखा जाए तो आपको बता चुका हूँ कि दुर्गीकृत टीलों के साक्ष्य मिले हैं, और ये सबसे बड़ा नगर था, और ये सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ था हैं। और इसे आप कह सकते हैं कि प्रेतों का टीला भी बोला जाता है। तो जॉन मार्शल ने इसमें विशाल स्नानागार की खोज की थी, मतलब जो जल संचरण के लिए था। वहाँ पर धार्मिक कर्मकांडों के लिए भी ये बड़ा उपयोगी था। नाव का चित्रण मिलता है यहाँ। तो कई सारे साक्ष्य यहाँ पे मिलते हैं। एक बड़ी इम्पॉर्टेंट सी डिस्कवरी यहाँ देखी गई है कि मलेरिया रोग के यहाँ साक्ष्य मिले हैं मोहनजोदाड़ो से। और चन्नूदाड़ो की बात करें तो चन्नूदाड़ो दुर्गीकृत मतलब फोर्टिफाइड नहीं था, मतलब उसको चारों तरफ से घेरा नहीं गया था, खुला नगर था एक तरह से चन्नूदाड़ो। इसमें जो है मनके बनाने का कारखाना भी मिला है। मनके एक तरह से छोटे छोटे बीड्स होते थे, वो उसका कारखाना मिला है। और धौलावीरा अगर देखा जाए तो ये कच्छ ज़िले में स्थित है। इसका जो धौलावीरा का अर्थ है वो सफ़ेद कुआं है, सफ़ेद कुआं धौलावीरा। तो ये कच्छ ज़िले में स्थित है, और एकमात्र नगर ऐसा है जो 3 भागों में विभाजित है। मतलब जैसे मैंने बताया था कि निचला, मध्य और उच्च भाग। तो कच्ची ईंटों के बने हुए मकान हैं यहाँ पे, और सफ़ेद पत्थर यहाँ पे मतलब काफ़ी पाए जाते हैं, पॉलिशदार। तो सिंधु लिपि के बड़े बड़े अक्षरों में 10 बड़े अक्षर यहाँ पे खास पाए गए हैं। और फिर देखें तो हम लोथल को देखते हैं। ये यहाँ का डॉकयार्ड था, और भोगवा नदी के किनारे है, भोगवा नदी के तट पर। इसको लिटिल हड़प्पा या लिटिल मोहनजोदाड़ो भी कह सकते हैं, कहा जाता है। और यहाँ चावल के अवशेष मिले हैं, सबसे इम्पोर्टेंट। रंगपुर अगर देखें तो रंगपुर से कलश शवादान के प्रमाण मिलते हैं। मतलब कलश में जो है मृतक के अवशेष को रख के दफनाने की विधि, वो कलश अवशेष। और कच्ची ईंटों के दुर्ग मिले हैं, और धान की भूसी के अवशेष मिले हैं। मतलब यहाँ चावल की खेती के प्रमाण मिले हैं। तो इस तरह के ये प्रमुख नगरों से ये कुछ प्रमाण मिले हैं। जो कुछ बंदरगाहों में ये एक लोथल, सुतका, गेंडोर, ये सब बड़े बंदरगाह थे। और ये था सिंधु घाटी का छोटा सा ये। इसमें अब देखते हैं हम कुछ प्रमुख बातें जान लेते हैं कि समाज जो था इसका मातृ सत्तात्मक था। यहाँ जो नर्तकी और कांसे की मूर्तियाँ मिली हैं, और मातृ देवी की मूर्तियाँ। तो इसमें कई सारे साक्ष्य ऐसे मिले हैं जो मातृ सत्तात्मक समाज की तरफ इशारा करते हैं। और राखीगढ़ी जो था सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल था भारत में। मतलब वैसे तो मोहनजोदाड़ो है पूरी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल, लेकिन भारत में अगर देखा जाए, चूँकि मोहनजोदाड़ो पाकिस्तान में चला गया है, तो ये आपके भारत में राखीगढ़ी सबसे बड़ा स्थल है सिंधु घाटी सभ्यता का।
और मोहनजोदाड़ो और लोथल से एक ऐसा मोहर मिला है जो जिस पे नाव का चित्र मतलब बना हुआ है, नाव का चित्र। और कई तरह के शवादान मतलब दफनाने की प्रक्रिया इसमें कई तरह के दिए हुए हैं। जैसे आंशिक शवादान जो मैंने बताया था कि लाश को छोड़ देते हैं, पशु पक्षी खा लेते हैं, फिर उसके बचे हुए को दफना दिया जाता है। इस तरह के दफनाने का जो अवशेष मिलता है वो आपका हड़प्पा से मिलता है, और कलश में रख के दफनाने का मोहनजोदाड़ो से मिलता है। तो ये था। और चावल के अवशेष तो कई जगह से मिले हैं, जैसे लोथल से भी मिले हैं। और जो आपको बताया था मैंने पुरोहित की मूर्ति जिसने शॉल ओढ़ रखी थी, उस शॉल पे तीन पत्तियों वाले फूल जैसे बने हुए हैं, वो पुरोहित की मूर्ति आपकी मोहनजोदाड़ो से मिली है। और जो जो मोहनजोदाड़ो से एक और महत्वपूर्ण चीज़ मिली है वो पशु बलि के प्रमाण मिलते हैं, मतलब उसमें एनिमल्स को सेक्रीफाइस करने के प्रमाण मिलते हैं। और लोथल से जो चावल के प्रमाण मिले हैं वो रंगपुर से उसी तरह से एक प्रमाण ये मिला है कि धान की भूसी मिली है रंगपुर से, ये मैं बता चुका हूँ। और सबसे इम्पोर्टेंट जो फसल थी वो कपास थी। तो कपास मतलब कॉटन। तो आटा पीसने की चक्कियाँ भी मिली हैं, वो लोथल से मिली हैं। आटा पीसने की चक्की में क्या होता था पुराने टाइम पे, बड़े मोटे मोटे गोल गोल पत्थरों के वो होते थे, उनके बीच में रगड़ के उसे पीसा जाता था गेहूं को डाल डाल के। तो ये इस तरह का प्राचीनतम ये जो है तरीका है। कुछ समय तक पहले गाँव में भी ये अभी भी प्रचलित था। तो वो एक आटा पीसने की एक पद्धति है। और ये था सिंधु घाटी सभ्यता की कुछ छोटी मोटी डिटेल्स। इसके बारे में और जानकारी अगर चाहिए तो मुझे कांटेक्ट करिएगा, मैं इसको और हो सकता है और बना दूं कुछ, और कोशिश करूंगा आपको मैं डिस्प्ले में दे दूंगा कुछ। बाकी इसके बाद हम देखेंगे वैदिक संस्कृति। वैदिक संस्कृति में हम जाने से पहले हम एक बार हिस्ट्री का एक छोटा सा रीकैप पूरा देखेंगे, जो कि स्टार्टिंग से लेके पूरी हिस्ट्री मॉडर्न तक एक जाएंगे। तो ऐसे करके हम छोटा सा एक रीकैप ग्लैंस देखेंगे, और फिर उसके बाद हम धीरे धीरे अपनी हिस्ट्री की ओर बढ़ते चले जाएंगे, और छोटी छोटी ट्रिवियल डिटेल्स को देखते हुए हम कवर करते जाएंगे। एक और चीज़ बताना चाहता हूँ कि इसमें मैं आपको एक एग्ज़ाम के पर्पज़ से, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको क्वेश्चंस भी हल कराता रहूँगा। कुछ 5-10 क्वेश्चंस देता जाऊँगा, और उनके जवाब आप अपने से ढूंढिए, या तो फिर उसके जवाब भी मैं वहीं बता दिया करूँगा। ऐसे ठीक है गाइस, अभी के लिए यहीं तक रखते हैं। थैंक यू।